हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक घमंडी बहू की कहानी। 4 भाइयों की इकलौती बहन वीणा जी बचपन से ही दुख कि किस चिड़िया का नाम है वह जानती ही नहीं थी। उनके दादा अपने ज़माने के सूबेदार थे, पापा बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके 3 भाई सरकारी नौकरी करते थे और एक बड़ा भाई अपने पापा का बिजनेस संभालते हुए अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करने में व्यस्त थे। वीणा जी को भी अपने पापा मोहन लाल जी ने अच्छी शिक्षा दी और वीणा जी की इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर दरोगा बने। इसलिए बेटी की इच्छा का मान रखते हुए उनके पापा ने उन्हें दरोगा की नौकरी करने की इजाज़त दे दी। वीणा जी जब अपनी वर्दी पहनती, सर पर टोपी और बगल में डंडा दबाकर हील वाले जूते पहनकर टक टक की आवाज़ के साथ जब अपने घर से निकलती तो उनका रौबदार चेहरा और उनकी पर्सनैलिटी देखकर उनके मम्मी पापा उन्हें देखते ही रह जाते। उन्हें देखकर वह अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते। वहीं उनके पास पड़ोस के बगल के लोग भी उन्हें देखकर आश्चर्य रहते। लोगों की शिकायत रहती कि बेटी को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वह लड़कों की तरह काम करने लग जाए, लेकिन उनके मम्मी पापा खुले विचारों के थे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। और हुआ भी एक ऐसा कि वीणा जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़र्ज़ निभाते हुए सारे काम किया, लेकिन कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे समाज के लोग उन पर उंगलियां उठा सकें। जब वीणा जी के चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, वीणा भी अब अपने पैर पर खड़ी हो गई, तब उनके पापा मोहन लाल जी ने अपने चारों बेटों से सलाह मशवरा करके वीणा की रजामंदी से उनकी शादी राजपत्रित अधिकारी श्याम सुंदर जी के साथ करा दी। वीणा जी की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। उनकी शादी के 2 साल बाद ही उनके बेटे चिराग का जन्म हुआ। चिराग के जन्म लेते ही उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। चिराग की परवरिश भी उन्होंने अच्छी तरह से की। श्याम सुंदर जी की माँ किया करती थी और वीणा जी अपने नौकरी पर जाती। चिराग अभी महज 5 साल की हुआ था कि वीणा जी की सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। चिराग की परवरिश के लिए वीणा जी को मजबूरन न चाहते हुए भी अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन देना पड़ा। वीणा जी अपने बेटे और परिवार को पाकर संतुष्ट थी। उनका मानना था कि पैसे तो आज नहीं कल कमा ही लेंगे, मगर परिवार की शांति और सामंजस्य एक बार बिगड़ जाने पर से दोबारा सामंजस्य बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परिवार के भरण पोषण के लिए उनके पति श्याम सुंदर जी की इतनी तो तनख्वाह थी कि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब समस्या आन रहता है तो हर तरफ से आ ही जाती है। श्याम सुंदर जी एक इमरजेंसी मीटिंग में अपने ऑफिस के कुछ अधिकारियों के साथ कार में बैठकर जा रहे थे। गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने के कारण गाड़ी बेकाबू हो गई और गाड़ी में आग लग जाने के कारण में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। श्याम सुंदर जी की मौत के बाद तो वीणा जी के जीवन में दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वीणा जी बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। अब चिराग की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी वीणा जी के ऊपर ही आ गई। उनके पति के चले जाने के बाद उनके चारों भाइयों ने उन्हें खूब मनाया
कि जाकर मायके में ही रहे, बच्चा छोटा है, कहाँ अकेले परेशान होती रहोगी। हम सब हैं तुम्हारे देखभाल के लिए। लेकिन वीणा जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं, एक साथ हैं, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे और भाई भाभी अलग अलग रहने लगेंगे, सभी लोग अपने अपने परिवार में के बारे में सोचेंगे, तब कहीं ऊंच नीच न हो जाए। इस डर से भाई भाभी के साथ कहीं ही मनमुटाव न हो जाए, इसलिए अपने ससुराल में रहकर अपने भाई भाभी से हमेशा के लिए मधुर संबंध बना रहे, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने ससुराल में रहकर अपना गुजारा कर लिया। और वह स्वयं अपने बेटे को पालने का निर्णय लिया। और फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पति की पेंशन भी तो आती है, जब हाथ में पैसे आते हैं तो मैं अपने बच्चों को मायके में न रखते ससुराल में रखकर ही अच्छे से पढ़ा लिखा कर योग्य इंसान बना सकती हूँ, ताकि भविष्य में मुझे किसी के एहसान तले दबना भी ना पड़े। वह अपने भाई से बोली, भैया मैं अपने पति के घर रहूँगी तो शायद मेरी ज़्यादा इज्जत बनी रहेगी, और आप लोग तो हैं ही मेरे साथ, आप लोग मेरे घर आते जाते रहना। वीणा जी के मायके में भरा पूरा परिवार था, वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके मायके वाले पूरे शानो शौकत से राजा महाराजाओं की तरह रहते थे। कुछ सालों बाद वीणा जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनके भैया भाभी ने वीणा जी का खूब ध्यान रखा और हमेशा अपने घर के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कार्यक्रम में वीणा जी का सर्वप्रथम रहता। उन्हें उनके मायके में बहुत मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन वीणा जी कुछ ना कुछ सोचकर वीणा जी का बेटा चिराग ने जब से अपने पसंद की लड़की आद्या से शादी किया है, वीणा जी का मान सम्मान अपने ही घर में कम होने लगा। उनकी बहू आद्या जब देखो तब अपने मायके की अमीरी का धौंस दिखाती रहती है, लेकिन वीणा जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए अपने घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए बहू की इच्छा को आगे रखते हुए बहू की पसंद को ज़्यादा सम्मान देती रही, ताकि बहू खुश रहे और उनके घर की शांति बनी रहे। एक दिन वह आद्या के मायके से फ़ोन आया कि वो लोग उसके ससुराल उससे मिलने आ रहे हैं। आद्या का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी खुशी वीणा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी आज मेरे मायके वाले लोग आने वाले हैं, इसलिए आप पूरे घर की साफ़ सफाई जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। और ये क्या मम्मी जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, ऐसे कछुए की तरह काम करते रहे, हाथ चलाएंगी तो हो गया घर का काम। अरे सारी खिड़की दरवाजे पर डस्टिंग बैठी हुई है, उसको भी साफ़ करना है, तो पर धूलियाँ मिट्टी की परत दिखनी नहीं चाहिए। सोफे के कवर बदल दीजिए, कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए सारे काम जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे मायके वालों के सामने मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। और हाँ, यह सारे काम हो जाए उसके बाद रसोई में चली जाइएगा, मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी हैं। खाने में 4 प्रकार की सब्जियां बनना है। मेरे मायके के लोग नाश्ता करके तो आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसा करना है कि वह देखते ही रह जाए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं हमारे घर, मुझे तो किसी को भी खिलाने पिलाने का पहले से ही बहुत शौक रहता है। बहुत अच्छी तरह से खाना बनाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वीणा जी ने कहा, बहू अगर मैं रसोई संभालूंगी तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि इतने कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगी।
तो दोनों ही काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। मम्मी जी, मुझे अपने काम बता कर मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। मैं तो पार्लर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। बहू, काम ज़्यादा है, साफ़ सफाई का काम तुम कर लो, रसोई का काम मैं संभाल लेती हूँ, उसके बाद पार्लर चली जाना। वीणा जी ने बहू से बड़े प्यार से कहा। इतना सुनते ही आद्या मुंह बनाते बिचकाते हुए बोली, मम्मी जी, इतने बड़े घर में घर की साफ सफाई मुझसे नहीं होगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर जाके अपने बालों की कटिंग करानी है, और अगर घर की साफ सफाई की करती रही थी तो बालों की कटिंग कब करवाऊंगी। और वैसे भी मेरे मायके वाले लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसे ही अस्त व्यस्त हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी तो ससुराल में आकर नौकरानी की तरह ही रहती है। आप क्या चाहती हैं कि मैं उनके सामने ऐसे गंवार जैसी ही रहूं? और वैसे भी रोज़ तो खाना मैं ही बनाती हूँ ना। कभी कभार अगर आपको ये सारे काम करने पड़ रहे हैं तो आप तो एहसान जताने से पीछे नहीं हटती हैं। सोफे में बैठा चिराग आद्या की सारी बातें सुनने के बाद बोला, अरे आद्या, कैसे बातें कर रही हो? मैंने देखा है कि माँ हमेशा किचन में तुम्हारा हाथ बटाती रहती हैं, सारी सब्जियां काट कर तैयार कर देती हैं, चावल चुन कर देती हैं, तुम केवल गैस में फ्राई करके पकाती हो। और माँ की उम्र देखी है, उनकी ये उम्र है क्या इतना सब काम करने की? इतना सारा खाना बनाकर इतने बड़े घर की साफ सफाई कैसे कर पाएंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना चाहिए। माँ ने एक काम करने या खाना बनाने से कभी मना नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि इतने कम समय में इतने सारे काम उनसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़े से काम में तुम ही हाथ बटा दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चिराग की बातें सुनकर आद्या की तो तैयारियां ही चढ़ गई। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ही कम थी क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते रहते हो? मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी ही नहीं जाती। अरे आद्या, ज़रा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो? आद्या ने आंखें तराते हुए कहा, कुछ नहीं, इतना ही कह रही हूँ कि मैं अपने कमरे की साफ सफाई करूँगी। कह देना अपनी माँ से खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर ले। पैर पटकते हुए आद्या ने झाड़ू पकड़ा और अपने कमरे की साफ सफाई करने लगी। जैसे ही साफ सफाई तुरंत तैयार होकर पार्लर के लिए निकल गई। चिराग अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई में पहुंच गया। दरअसल वीणा जी के पति का देहांत के बाद से वीणा ने अकेले ही चिराग को पाल पोस कर अच्छे संस्कार दिए थे। दोनों माँ बेटे हमेशा अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, इसलिए दोनों दोस्त की तरह बात किया करते थे। वीणा जी जब भी रसोई में काम करती और चिराग के पास समय रहता तो वह उनके साथ कुछ न कुछ काम करता रहता। कभी रोटियां बेल देता तो कभी सब्जियां काट देता। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज़्यादातर काम आते थे, और जब भी उसका मौका मिलता था वह अपनी माँ का हाथ बटाता रहता था। यह सब कभी माँ बीमार पड़ती तो वह उनका खूब ख्याल रखता। चिराग अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी जब उसकी माँ से जली कटी बातें कहती तो उसे बहुत बुरा लगता। लेकिन वीणा जी संस्कारी महिला थी तो वह छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी बहू को ना ही कुछ कहती थी और ना ही चिराग को कुछ कहने देती थी। चिराग ने देखा माँ रसोई में काम कर रही है तो वह भी रसोई में गया और बोला, लाओ माँ, मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक पूरियाँ के लिए आटा लगा लो, रायते में
तड़का मैं लगा दूंगा, तो सब्जियां आप फ्री कर लेना। और यह स्टूल है माँ, बीच बीच में इस बार बैठ जाया करो, क्योंकि आपके घुटनों में ज़्यादा देर तक खड़े रहने से दर्द होने लगता है। माँ, चार चार प्रकार की सब्जियां बनाने की क्या ज़रूरत है? तो 2 सब्जियां, रायता और खीर पूरी से भी काम चल सकता है। अरे नहीं बेटा, बहू ने इतने प्यार से कहा है तो जाने दे, सब्जी बनाने के लिए कह गई है। और तुम्हारी शादी को साल भर ही तो हुए हैं। बहू के मायके वाले भी तीसरी बारी आ रहे हैं, तो 2 प्रकार की सब्जी ही अच्छी नहीं लगेगी, कम से कम 4 प्रकार की सब्जी बनेगी। उसके मायके वाले भी खुश हो जाएंगे। बहू के आने से ही तो 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है, वरना तेरे मामा मम्मी के अलावा कौन आता था हमारे घर। मुझे तो वो मेहमानों का आवाभगत करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन माँ, अपनी तबीयत के बारे में भी तो देखा करो। इतना सारा काम करने के बाद कहीं बीमार पड़ गई तो क्या होगा? ज़रूरत थी आपको आद्या की बात मानने की। उसने जैसे ही आपको काम बताई, आप मना नहीं कर सकती थी। सारा काम आपको जिम में सौंप कर खुद पार्लर चली गई। वो महारानी व पार्लर 2 दिन पहले भी तो जा सकती थी ना, आज ही जाने का क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, बहू को आए अभी ही साल भर नहीं हुए हैं, एडजस्ट होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। अभी उम्र में कितनी है ही है, 20-21 साल की तो है। धीरे धीरे उसे भी समझदारी आ जाएगी। हमारे घर के हिसाब से सारे रीति रिवाज भी सीख लेगी। हाँ माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आद्या कोई दूध पीती बच्ची नहीं, 20-21 साल की लड़की है, और इतनी उम्र बहुत छोटी नहीं होती है। लेकिन आप तो उसे बच्ची बनाकर रखी हुई तो हो। इतनी उम्र की लड़कियों में इतनी समझ तो आ ही जाती है कि वह अपना भला बुरा और गलत में फ़र्क करने ही की क्षमता रख सके। लेकिन आप हैं कि उसे हमेशा छोटी है कहकर अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। और जिस दिन अति करने लगी, उस दिन मुझसे मत कहिएगा कि बहू तुम्हारी नहीं सुनती है। अभी भी कह रहा हूँ, उसे घर का काम बताना और घर की जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दो तो क्या पूरी ज़िंदगी काम करके थकी नहीं? अब बहू आ गई है तो आराम से रहो, और जितना बन पड़ता है उतना ही काम किया कीजिए आप। फिर कहने से ज़्यादा और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उसका छोटा बताकर उसकी मनमर्जी की करने दे रही हो, यह सही ही नहीं है माँ। अरे बेटा, क्यों इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज़ हो रहा है? ठीक है, मैं उसे समझा दूँगी। अब खुश और दोनों माँ बेटा हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में सारा खाना बन गया है। उनके पता ही नहीं चला कि सारे खाने को वो ढक कर उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दो। तब तक मैं अपने कमरे और बाहर के बैठक की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो पता चला सफाई होने से पहले ही मेहमान धमकेंगे। अब उनके आने के बाद सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तभी चिराग के मोबाइल में आद्या का फ़ोन आ जाता है। हेलो चिराग, मेरी मम्मी पापा ने शहर में एंट्री कर ली है, लगभग 10 मिनट में वो लोग पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मुझे पार्लर लेने आ जाओ ना, क्योंकि अगर ऑटो से आऊँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही तो है पार्लर, ऑटो से आ जाओ, नहीं तो वो चिराग अभी यहाँ कोई ऑटो नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है, तुम पार्लर से बाहर निकल कर रहना, मैं तुरंत आता हूँ। आद्या जैसे ही घर पहुँची, उसके मायके वाले भी पहुँच गए। भैया भाभी मम्मी पापा साथ में चाचा चाची भी आए हुए हैं, और आद्या खुश होकर सभी से मिलती है
सभी लोगों को बैठक में बैठाती है। वीणा जी भी खुशी खुशी उनसे मिलती हैं। सभी से मिलने के बाद वीणा जी जैसे ही सोफे पर बैठने वाली होती हैं, आद्या कहती, अरे मम्मी जी, सबके लिए पानी लाइए ना, मेरे मायके वाले इतने दूर से आए हैं, और जल्दी से चाय भी चढ़ा दीजिए, फिर थोड़ी देर में खाना खाएंगे, ठीक है? वाह बहू, मैं अभी सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वीणा जी सबके लिए पानी लाती हैं और चाय भी चढ़ा देती हैं। तभी आद्या के मम्मी पापा एक थाल में शगुन का कुछ सामान लिए हुए और साथ में एक कार्ड भी रखा हुआ उसे वीणा को देते हुए कहते हैं, समधन जी, हमारे छोटे बेटे अनिल की शादी है, आप सभी लोग को शादी में ज़रूर आना है। तभी आद्या ज़रूर आइएगा। तभी आद्या घमंड भरे लहजे में कहती है, पता है मम्मी जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े ख़ानदान में तय हुई है और बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, 4 कार है, और उनके घर में वैसे मेरे भाई के लिए तो बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। एक रिश्ता तो विधायक की लड़की का भी आया था, लेकिन क्या करे, मेरे भाई को यही लड़की पसंद आई तो यही रिश्ता करना पड़ रहा है। विधायक जी तो मेरे भाई को तिलक के लिए पूरे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। हंसते हुए वीणा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, वह लड़की हमेशा लड़के के पसंद की होनी चाहिए। अब तुम्हें ही देखो, ओ तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था ना, मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है, वो तो मैं हूँ ही सुंदर। बड़े अकड़ के साथ आद्या ने कहा, अरे मम्मी जी, अब यहाँ खड़े खड़े बातें ही करती रहोगी या मेरे मम्मी पापा लोगों को खाना भी खिलाओगी? अरे बेटा, खाना तो सारा बन गया है और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, तुम चलो, बस एक बार गर्म करके सभी को सर्व करना है। तभी चिराग ने आद्या को इशारा किया कि यह काम अब आद्या करे। आद्या कमर मटकाते हुए सारे खाने को वो गर्म करती हुई बोली, हाँ हाँ चिराग, मुझे पता है, जब मैंने इतना सारा खाना बना लिया है, गर्म करना कौन सी बड़ी बात है। अभी मैं फटाफट गर्म कर लेती हूँ। तो मैं तो मम्मी जी से सिर्फ खाना गर्म करने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ, कहकर वो सारा खाना गर्म करने किचन में चली गई। चिराग और वीणा जी के साथ उसके मायके से आए सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रख लिए कि इतना सारा खाना आद्या ने कैसे बना लिया, कैसे संभव है, क्योंकि शादी के पहले तक तो मायके में आद्या किचन में झांकती तक नहीं थी, अपने कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर चलाती थी, फरमाती रहती थी, घर का कोई काम करना नहीं आता है। अगर घर में 4 मेहमान आ जाते तो कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती, तब भी वह अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती, लेकिन ससुराल में आते ही इतना निकलती थी, लेकिन ससुराल में आते ही इतना सारा काम अचानक से कैसे सीख लिया, यह कैसे संभव हो सकता है। तभी आद्या की भाभी उठी और रसोई में जाकर आद्या की मदद करने लगी। पूरा खाना खाते तक आद्या अपने मायके वालों के सामने ऐसा जताती रही कि सारा काम उसी ने किया है, उनके सामने सारा काम वही कर रही है। खाना खाने वक्त आद्या का भाई उसको चिढ़ाते हुए कहा, आद्या, लगता तो नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है। अगर कभी मैं तुझे चाय बनाने को कह देता तो तू पूरा आधा घंटा लगाती थी एक कप चाय बनाने में। मैं तुम्हें इतना सारा खाना बना लिया अपने हाथों से, बात थोड़ी हजम नहीं हुई, आद्या कहकर उसका भाई हंसने लगा। तभी चिराग बोला, अरे भैया, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना तो मेरी माँ ही बना सकती हैं। बस आद्या ने उस खाने को
हाथ लगाया है। अरे कोई बात नहीं, अगर आद्या ने अपने मायके में ज़्यादा काम नहीं किया है, खाना नहीं बनाया है तो क्या हो गया, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ है ना, सब सिखा देगी ना आद्या। मैं ठीक कह रहा हूँ। चिराग की बातें सुनकर आद्या के मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं कि चलो उनका दामाद कितना समझदार है, नेक दिल इंसान है। बेटी को भले ही कुछ नहीं आता, लेकिन उसके ससुराल वाले ताने देने या झगड़ा लड़ाई करने की बजाय कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। लेकिन चिराग की बातों से आद्या को बड़ा गुस्सा आ जाता है। पास में खड़े चिराग के फुसफुसाते हुए कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सारी बातें करने की? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते थे? क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा है सच ही तो कहा है। तुम मुझसे झूठा नहीं कह सकती हो। झूठ तो तुमने कहा था, जिसे क्लियर मैंने कर दिया है। चलिए माँ जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए, हम लोगों को खाना परोस देते हैं। उनका हाथ पकड़कर टेबल पर बैठाती हुई आद्या की भाभी वीरा जी से कहा कि सारा खाना आद्या और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अब आद्या अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसे ढेर सारी शॉपिंग की। एक दिन वह अपनी सास वीरा जी को उल्हाना देते हुए बोली, पता है मम्मी जी, मेरी मम्मी ने अपने होने वाली बहू के लिए ढेर सारे जेवर बनवाए हैं। माथे से लेकर पैर के बिछिया तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए मेरी मम्मी पापा दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। आद्या की ऐसे बातें सुनकर चिराग को गुस्सा आ गया। वह बोला, तो क्या हो गया? वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बहू के लिए ही तो कर रहे हैं, और सारा जेवर तो बहू के साथ उन्हीं के घर में वापस आना है। तो वैसे भी अपनी बहू के लिए तो सभी बनवाते हैं। तुम्हारी मम्मी पापा ने कौन सा कुछ नया कर दिया है? फिर तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम मेरी माँ को इस तरह से सुना रही हो? और हमने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही खरीदा था। जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़े तक तो तुमने अपने पसंद के लिए थे या नहीं? फिर तुम आज ये सब बातें क्यों कर रही हो? इन सब बातों को करने का तुम्हारा क्या मतलब है? थोड़ा तो सोच समझ कर बातें किया करो। आद्या, जब देखो अपने मायके की ही बातें करती रहती हो। इस घर में जो कुछ भी है यह सब तुम्हारा ही तो है। इस बात को तब तुम कब समझोगी? इतना ढेर सारा सब कुछ रहने के बाद भी तुमने अपने भाई की शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की, फिर भी मैंने या तुमसे कुछ भी नहीं, माँ ने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर तुम मेरी माँ को ताने मारती रहती हो। और यह बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी माँ ने ही मेरे पापा और मेरी माँ बनकर मेरी परवरिश की है, लेकिन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है उन्होंने। लेकिन तुम हो कि कुछ मानती ही नहीं हो, किसी भी चीज़ को संतुष्ट ही नहीं हो। ये तुम्हारे बहुत बुरी आदत है। इस आदत को बदल लो, वरना कहीं बाद में पछताने का भी मौका ना मिले। बदल लो वरना कहीं पछताने का भी मौका ना मिले। ऐसा कहते हुए 2 बार चिराग ने इस बार चिराग की बात का आद्या के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन माँ का फ़ोन आ रहा है कहकर वह मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। आज वीरा जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनका बेटा ठीक ही कह रहा है। आद्या कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात पर जब
नहीं तब उनकी बेइज्जती करती रहती है। अपने मायके वालों को का अपने माँ बाप का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन सास का सम्मान करना तो दूर, मौका मिलते ही उनका अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, जबकि उसकी सास उसके लिए कोई कमी नहीं करती। कितनी बार उनके बेटे ने उसे इशारों इशारों में समझाया है, लेकिन वो है कि कोई भी बात समझना ही नहीं चाहती। दूसरे दिन आद्या अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हो गई है। जाने का समय अपनी सास को कहती है, मम्मी जी आपको तीर्था है, मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। भाई की शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है। बड़े रईस लोग भी शादी में आने वाले हैं, इसलिए आप भी ये थोड़ी बन ठन कर आइएगा। ये सस्ती सी साड़ी पहनकर वहाँ मेरे नाक मत कटवा देना, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो सभी लोग मेरे ससुराल वालों के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपसे कैसे परिचय करवा पाऊँगी। इसलिए तुम हमारे स्टेटस का ख्याल रखिएगा। एक बार आप मेरे मायके आइए, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं। अब तो वीणा जी को भी लगने लगा था कि आद्या उनके चुप रहने का गलत फ़ायदा उठा रही है। जब देखो तब उन्हें नीचा दिखलाने की कोशिश करती रहती है, या नहीं देखती कि उसकी सास उसे कितना लाड प्यार करती है, उसकी हर फरमाइश पूरी करती है, उसे अपने घर में एक बेटी की तरह रखने की कोशिश करती है। वीणा जी की शुरू से ही ये तमन्ना थी कि उनका एक ही बेटा है, तो एक बहू आएगी, वह उन्हें बेटी की तरह प्यार देगी, उनका एक छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार होगा। लेकिन बहू को वो तो अपने मायके के गुणगान करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पता नहीं बहू कब इन सारी चीज़ों को समझेगी, कब अपनी सास को अपनी माँ मानेगी और ससुराल को अपना घर समझेगी। वीणा जी इसी चिंता में डूबी थी कि चिराग बोला, माँ आद्या का फ़ोन आया था, उसके मायके में उसे मेरी ज़रूरत है, क्या मैं अभी चला जाऊं? और शादी उन्हें बेटे की तरह प्यार देगी, उनका एक छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार होगा। लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान करने से ही फुर्सत नहीं है। तो आद्या जी वीणा जी ने बोला, ठीक है बेटा चले जा, उन्हें भी उसके मायके में भी उसे तेरी ज़रूरत होगी। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, बेटी की तरह प्यार देगी, उनका एक छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार होगा। तो चिराग वहाँ से चला गया, विद्या के घर पहुँच गया। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम था, तो उसने सारे काम को बखूबी संभाला, हर चीज़ को ध्यान दिया। तो शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, ये कहकर वो बेटा चला गया। बेटा बहू के मायके में शादी का है, तमाम काम होते हैं, दामाद होने के नाते जाकर उनकी मदद कर दो। वहाँ जाने के बाद आद्या चिराग के कामों में ऐसा उलझा रखती थी कि वह अपनी माँ से बात ही नहीं कर पा रहा था। शादी वाले दिन उसे इतना काम बता दिया था कि चिराग की माँ को लेने जाने के लिए समय ही नहीं मिला। फिर आद्या ने फ़ोन किया सासू माँ को। दोपहर 12 बजते ही सारे कामों से फ्री होकर चिराग आद्या से कहता है कि वह अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा है।
तब आद्या कहती है, अरे आपकी मम्मी जी को लेने जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी कोई छोटी बच्ची थोड़ी हैं जो उन्हें लेने जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो आद्या? मेरी माँ के घुटनों में दर्द होता है और घर में दो दो कार होते हुए मेरी माँ बस में धक्के खाते हुए क्यों आएंगी? अरे सिर्फ 2 घंटे का ही तो रास्ता है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तभी आद्या की माँ हड़बड़ाते हुए बोली, कमरे में आई और बोली, चिराग बेटा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। शेरवानी दूल्हे के लिए थी, वह बहुत बड़ी हो गई है, उसे अभी के चेंज करनी पड़ेगी। तभी आद्या के भैया और पापा किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए काम को अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। बेटा ठीक है माँ, आप मुझे शेरवानी दे दीजिए और दूल्हे राजा को भी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं चेंज करवा कर लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर चिराग चला गया। फिर शेरवानी चेंज कराने चला गया। चिराग के जाने के बाद ही आद्या वीणा जी को फ़ोन करके कह देती है, मम्मी जी चिराग को काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए आपको लेने नहीं आ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, बस पकड़िए और बस से चली आइए। आद्या के फ़ोन करने के बाद वीणा जी ने अपने बेटे चिराग को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बिज़ी पे बिज़ी आ रहा था। इसलिए वह तैयार होकर कांजीपुरम सिल्क की साड़ी पहनकर शाम तक बहू के मायके पहुंच जाती हैं। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। अपनी सास को हाथ में बैग लटका हुआ देखकर आद्या समझ गई कि मम्मी जी बस से आई हैं। वह बोली, वाह देखो मेरी सासू माँ आ गई हैं। मम्मी जी बस से आई होंगी तो वो थक गई होंगी ना, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती रे बाबा, हमेशा कार से ही तो आना जाना करती हूँ। वो तो मम्मी जी की पहले से ही आदत है बस में सफ़र करने की, इसलिए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। वीणा जी ना मम्मी जी वीणा जी को समझ नहीं आ रहा था कि बहू उनकी तारीफ कर रही थी या उन पर व्यंग कस रही थी। फिर वीणा जी को बहू की बातें उस समय बुरी लगी। उसी समय चिराग भी सारी बातें सुन लेता है और अपनी माँ के पास आकर चुपचाप कहता है, माँ आप बस से क्यों आई? तो आपको लेने के लिए आने ही वाला था। मैं तो आपको क्यों लेने आने वाला था, तो आप क्यों आई? तभी आद्या मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे चिराग, आपको भी तो हज़ारों काम लोग लगे हुए हैं, शादी वाला घर है, इसलिए मैंने ही मम्मी जी को फ़ोन करके कह दिया था कि बस से आने के लिए। आपकी व्यस्तता में लग रहा था कि शायद आज आपको वक्त ही न मिले मम्मी जी को लेने जाने के लिए, मम्मी जी शादी में ही ना पहुंच पाए, यही सोचकर मैंने उनको फ़ोन कर दिया, इसलिए मैंने ही बुला लिया। फिर वीणा जी आद्या को एक कमरे में ले जाकर कहती हैं, आद्या बेटा तुम बड़ा वाला हाल लेकर नहीं आई थी, मैं तुम्हारा वाला हाल लाई हूँ। अरे और मेरे पास तो जो पुराने जेवर रखे हुए थे मैंने उनको भी पॉलिश करवा दिया है। शादी के बाद एक बार तुमने कहा था ना कि मेरे पास कुछ जेवरों की डिज़ाइन है जो तुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता तुझे और कौन से गहने पसंद आ जाए, यह सोचकर मैंने सारे गहनों की पॉलिश करवा दिया है। इसमें से अगर जो तुम्हें पसंद आए वो तुम पहन लो। वैसे तो तुम जितने जेवर पहनी हो उतने में ही बहुत सुंदर लग रही हो, फिर भी अगर मन हो तो इनमें से कुछ पहन लो। वीणा जी धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन आद्या जोर से गरजते हुए बोली, अरे मम्मी जी आप इस हार को बड़ा हार कह रही हो, और आपको क्या लगता है या पुराने ज़माने के गहने जेवर मैं पहनूंगी? ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हो? क्या मैं आपको गांव की गंवार लगती हूँ जो ऐसे
पुराने डिज़ाइन के गहने पहनकर शादी में एंजॉय करूँगी। अभी आपने मेरी होने वाली भाभी के गहने जेवर देखे ही कहाँ हैं। जब देखोगी तो आपकी तो आंखें ही चौंधी आ जाएंगी। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ, कहकर आद्या अपने फ़ोन का लॉक खोलते हुए उसमें गहने ज्वेलरी की फ़ोटो वीरा जी को सबके सामने दिखाने लगी और बोली, ये देखिए मम्मी जी, इसे कहते हैं बड़ा हार। ये रानी हार की फ़ोटो है। देखिए कंगन तो देखिए मेरी माँ ने कितने सुंदर डिज़ाइन के बनवाए हैं। पूरे 3-3 तोले के 4 कंगन बनवाए हैं। कमरे में जितने लोग बैठे थे आद्या की बातें सुनकर वीरा जी की तरफ देखने लगे। वीरा जी बहुत ही असहज महसूस करते हुए उन्होंने कितने प्यार और अरमान से अपनी बहू के लिए गहने लेकर आई थी, लेकिन बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से छोटा बना दिया। सोने चांदी के गहनों की इज्जत धूल मिट्टी के समान कर दिया। यह सब देखकर वीरा जी को आंखों में आंसू आ गया। तभी आद्या कहती है, मम्मी जी, इस साड़ी के अलावा और कोई दूसरी साड़ी नहीं थी क्या आपके पास? वीरा जी की साड़ी के बराबर तो उस कमरे में बैठी कोई भी महिला नहीं पहनी थी। कांजीवरम की सिल्क साड़ी की कीमत को जो जानता वही जानता था। आद्या को कपड़े की कीमत के बारे में जीरो थी। उसे तो अपनी सासू माँ का अपमान करने का बड़ा मज़ा आता था। साड़ी लेकर जब आद्या ने कहा, आद्या की मम्मी वीरा जी से गले मिलने पहुँच गई और कहा, वीरा जी, आपने मुझे पहचाना? आप आद्या की सासू माँ हैं। मुझे आज पता चला कि मैं आद्या के मामा जी को बुलाकर आती हूँ। कहकर वह आद्या को अपने साथ ले गई और बोली, अरे आद्या, तुमको ही क्या हो गया है? तुमको पता भी है तुम्हारी सासू माँ ने जो साड़ी पहनी है वह कितनी कीमती है? तुम आजकल के बच्चों को चकाचौंध के अलावा ज़्यादा कुछ नॉलेज तो रहता नहीं है और चली अपनी सास का अपमान करने। उन्होंने जो साड़ी पहनी है ना, हम में से कोई भी उतनी महंगी साड़ी आज नहीं पहने हैं, समझी? जो लोग उस कमरे में साड़ी की असली कीमत जानते थे वो लोग आद्या को मूर्खता पर हंस रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वो आद्या की तरह ही कहते हैं कि आद्या सही कह रही है। वीरा जी को भी सोचना चाहिए था कि पहली बार समधी के घर जा रहे हैं, इतने अमीर लोग के घर में शादी, और कैसे ओल्ड फैशन फर्नीचर साड़ी पहनकर आ गई हैं। वीरा जी कभी अपनी साड़ी को देखती, कभी वहाँ बैठी औरतों की साड़ी को, तो कभी अपने गहनों को, तो कभी वहाँ बैठी औरतों के गहनों को, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ में वह अपने आप को कमतर नहीं लग रही थी। लेकिन बहू की बातों ने उनके मन को बहुत आहत कर दिया था। तभी चिराग ने सुना शादी में आई सभी औरतें उसकी माँ के बारे में उल्टी सीधे बातें कर रही थी, तो जो सिर्फ और सिर्फ आद्या के कारण ही हुआ था, जो चिराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उससे अपनी माँ को ऐसा अपमान देखा ना गया। उसे आद्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन भरे समाज में वह अपनी पत्नी को अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को लेकर चुपचाप शादी को अधूरा छोड़कर अपने घर वापस जाने के लिए निकल गया। वीरा जी ने बहुत मना किया मगर चिराग नहीं माना। फिर उन्होंने बहू द्वारा अपमान सहन कर लूँगी लेकिन शादी को अधूरा छोड़कर नहीं चलो। चिराग नहीं माना, बोला, माँ अब बस बहुत हो गया। उस घर में एक बेटे की तरह काम करता रहा, लेकिन आद्या ने आपके साथ क्या किया? वह हमेशा आपको ताने मारती रही, अपमानित करती रही और मैं एक दर्शक बनकर देखता रहूं? नहीं माँ, यह मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो
रिश्ता नहीं हो पाएगा। वह जब नहीं तब आपको अपमानित ही करती रहेगी, जिससे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अभी चिराग और वीणा जी को आधे रास्ते तक पहुंचे थे कि हड़बड़ाते हुए आद्या का फ़ोन आता है। चिराग, आप कहाँ हो? आद्या की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर चिराग बोला, क्या हुआ आद्या? चिराग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो गहने जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे। कार में बैठे भी नहीं ही थे, बाइक पर 2-4 लोग आए, बंदूक की दिखाकर पापा से जेवर बैग छीन कर ही उन्हें धक्का देकर चले गए। कोहराम मचा। उसने पापा को धक्का भी दिया, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है। अब आप ही बताइए क्या करें, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। चिराग आद्या के व्यवहार से पहले से गुस्से में था। उसे आद्या को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिल गया, इसलिए वह गुस्से में बोला, हाँ तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर उनकी इज्जत जाती है तो मुझे उससे क्या लेना देना है? मैं तो अपनी माँ को लेकर अपने घर जाने के लिए निकल गया हूँ। अपने घर जाने की बात सुनकर आद्या थर-थर काँपने लगी। फिर उसने हिम्मत करके कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो चिराग? क्या मेरे माँ पापा आपकी इज्जत से आपको कोई लेना देना नहीं है? वो आपको अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार मानते हैं, प्यार बढ़कर मानते हैं। और आप हो कि मम्मी जी को लेकर यहाँ से चले गए, पूरी शादी भी अटेंड नहीं करने दी। तुम सही कह रही हो आद्या। अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मैंने बेटे होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना। लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई, बल्कि हर जगह उनका अपमान ही करती रही। आज भी तुमने 2 बार अपमान किया मेरी माँ का। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए ही नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो अपमान करने का भी हक तुमको नहीं है, किसी ने नहीं दिया है। चिराग की बातें सुनकर आद्या रोने लगी और कहने लगी, चिराग, ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी आप मुझे सांत्वना देने की बजाय 4-4 बातें सुना रहे हैं। मुझे तो लगा था कि इतना सब सुनकर आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। क्या मदद चाहिए मुझसे? हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया, मदद किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम काम ही ऐसा कर देती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मेरी माँ को ही उल्टी सीधे बात ही सुनाती रहती हो। तभी वीणा जी मोबाइल को अपने हाथों में लेकर कहती हैं, क्या बेटा, बहू इतनी देर से रोए जा रही है और तुम हो कि उस पर गुस्सा किए जा रहे हो? अच्छा बहू, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो हमसे? मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुरंत उतने गहने जेवर बनवा सके। सारी जमा पूंजी जेवर बनाने में लगा दी है। शादी के लिए इतना सारा खर्च हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो गहने रखे हैं उन्हें छोटे भाई को शादी में चढ़ा दे, और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 2-4 दिनों के बाद सारे गहने भाभी को सारी बातें परिस्थितियाँ बताकर वापस मांग लेंगे। कम से कम शादी में मेरे मम्मी पापा की इज्जत तो बच जाएगी, और जब मम्मी पापा के पास पैसे हो जाएंगे तब हम अपनी बहू के लिए बनवा लेंगे। फ़ोन स्पीकर में था। चिराग कहता है, अरे आद्या, मेरी माँ तुम्हारे लिए इतने प्यार से
के पास छोटे छोटे गोल्ड फैशन के गहने हैं, जेवर तुम्हारे अनुसार थोड़े से ही हैं, फिर इतने थोड़े छोटे छोटे फैशन के गहने तुम्हारे मम्मी पापा इतने अमीर घर में लेकर जाएंगे, उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, उनकी नाक ही कट जाएगी। तो ऐसे पुराने गहने जेवर का तुम्हारे मम्मी पापा क्या करेंगे? ऐसे पुराने अजीब से छोटे छोटे गहने लेकर जाएंगे तो उनको लड़की वाले क्या तुम्हारे कहेंगे, ताने मारेंगे। तुम रहने दो, उन्हें जो अच्छा लगेगा वही करने दो। हम अपने घर जा रहे हैं। नहीं नहीं चिराग, ऐसा मत करो। मैं मम्मी जी वाले पुराने जेवर पहन लूँगी और मेरे जेवर भाभी के लिए भेज दूँगी। कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो बच जाएगी। अरे नहीं, अरे वाह, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत इज्जत है, मेरी माँ की इज्जत धूल में मिट्टी मिला दी तुमने। अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर ओल्ड फैशन गहने पहनने के लिए भी तैयार हो गई, जबकि अभी कुछ देर पहले तुम ही थी ना जिसने उन्हें गहनों को हंसी 4 लोगों में के सामने उड़ाई थी। तब तुम्हें मेरी माँ की ओल्ड फैशन ज्वेलरी भी अच्छी लगने लगी। तुम्हें इतनी तो समझ है कि आद्या, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन वही मेरी माँ को 4 बातें सुनाकर उनकी बेइज्जती करने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती। इतना कहकर चिराग फ़ोन कट कर देता है। अब आज आद्या को अच्छी तरह सबक मिल गया था कि उसने अपनी सास को अपमानित करके कितनी बड़ी गलती की है, जबकि उसके पति ने तो हमेशा उसके माँ बाप के साथ एक बेटे की तरह अच्छा ही व्यवहार किया है, उनका हमेशा मान सम्मान किया है। उसे अपने किए पर आज बहुत पछतावा हो रहा है और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि काश उसने शुरू से ही अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, उनका मान सम्मान किया होता, तो उसे आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। थोड़ी देर में बाहर हलचल हुई कि वीणा जी और चिराग आए हुए हैं। चिराग और वीणा जी विद्या के पापा और भैया से कुछ बातें कर रहे हैं, जिसे देखकर आद्या को लगा कि मम्मी जी ने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा। तभी उनके पापा और भाई के चेहरे पे चमक, सुकून का भाव दिख रहा है, क्योंकि उसके पापा और भाई के चेहरे से टेंशन का भाव गायब हो गया था। तभी आद्या के पापा आद्या के पास आए और उसे बताया कि चिराग और विद्या बहन जी बहुत ही साफ दिल के हैं बेटी। उन्होंने अपने पास के सारे पुराने गहनों को बदलकर नए डिज़ाइन के लेटेस्ट न्यू डिमांडेड ज्वेलरी दुल्हन सेट ले आए हैं, और यह भी बताया है कि वीणा जी के पास पुराने ज़माने के ज्वेलरी भी जो प्योर 24 कैरेट सोने के थे और वज़न में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्हें उतने कम ज्वेलरी में उतने सारे गहने आ जाने के बाद भी कुछ गहने वीणा जी के पास बचे हुए हैं, और जितने वज़न के हमने ज्वेलरी बनवाए थे उससे थोड़े ज़्यादा वज़न के सारे ज्वेलरी है। कम कम तो कोई भी नहीं है। अपने पति और सास के द्वारा इतना बड़ा सहयोग करने के बारे में सुनकर आद्या तो शर्म से पानी पानी हो गई। तभी उसकी मामी ने उसे बताया, पगलू तू जानती है वीणा जी ने जो साड़ी पहनी है ना, उस साड़ी की कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये है। तुझे क्या लगता है तुमने कुंदन और स्टोन वाली साड़ी पहन ली तो तुम्हारी साड़ी ही सबसे महंगी है। मामी की बात सुनकर आद्या शर्म से पानी पानी हो गई, और वीणा जी ने शादी में तो वापस आ गई, लेकिन वो दोनों आद्या से ज़्यादा बात नहीं किए। चिराग ने तो बात ही नहीं किया, ज़्यादातर व्यस्त रहने की कोशिश करता रहा ताकि वह आद्या से बात ना कर सके। वीणा जी ने भी
आद्या से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आद्या अब अच्छी तरह से जान रही थी कि उसकी सास और उसके पति उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वह उनसे नाराज़ होने की बजाय मन ही मन उनका सम्मान करने लगी। पूरी शादी में वह अपनी सास से बात करना चाहती थी, लेकिन वीणा जी ने उसे ऐसा मौका ही नहीं दिया कि शादी के कार्यक्रम पूरे हो जाने के बाद वीणा जी अपने बेटे चिराग के साथ वापस अपने घर जाने लगी। तभी आद्या के मामा केशव जी वीणा जी के सामने आ गए। उन्होंने सबसे पहले वीणा जी के पैर छुआ और बोला, वीणा मैडम, पहचाना मुझे? शादी में आए सारे रिश्तेदार वहीं हॉल में बैठे थे। केशव जी के मुंह से अचानक मैडम शब्द सुनकर सभी दंग रह गए। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तब केशव जी बोले, अरे भाई, आप लोगों को इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है वीणा मैडम के बारे में। मैं शायद यहाँ उपस्थित कोई भी नहीं ही जानता है कि एक साधारण सी दिखने वाली घर गृहस्थी संभालने वाली औरत को भी मैडम क्यों कह रहा हूँ। दरअसल वीणा मैडम अपने ज़माने की एक बहुत ही बहादुर साहसी दरोगा हुआ करती थी, लेकिन परिवार की खातिर उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा और वीणा मैडम को के बदौलत आज मैं आज़ादी की सांस ले पा रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं मुझे कब तक की जेल की हवा काटनी पड़ती। केशव जी ने मुंह से यह सब नई बातें सुनकर वहां उपस्थित लोगों के साथ साथ चिराग और आद्या की आश्चर्यचकित थे कि उनकी मां के पास इतनी बड़ी डिग्री होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी नौकरी का नहीं, अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखाया। केशव जी ने आगे बताया कि उसके ही ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने मिलकर केशव जी को रिश्वत लेने की झूठे केस में फंसा दिया था। मेरी मिन्नतें करने पर दरोगा वीणा मैडम ने मुझ पर भरोसा कर मेरे केस में दिलचस्पी दिखाई और असली गुनहगार को पकड़ लिया और मुझे आज़ाद करवा दिया, जबकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। फिर भी वीणा मैडम ने मुझे न्याय दिलाया। तब से उनके प्रति मेरी श्रद्धा इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कई बार उस थाने में गया जहां यह पोस्टेड थी, इनके बारे में पता लगाया, लेकिन पता चला कि इन्होंने अपनी ही स्वच्छता से रिज़ाइन दे दिया। मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतनी अच्छी ऑफिसर ने रिज़ाइन क्यों दे दिया। तब पता चला कि इनकी सासू माँ के गुजर जाने के बाद इनके बेटे की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ जाने की वजह से इन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। माँ अपने ज़माने की इतनी बहादुर और साहसी भी दरोगा थी, यह जानकर चिराग को बहुत गर्व महसूस हो रहा था और एक तरफ दुख भी हो रहा था कि उसके कारण उसकी माँ को नौकरी छोड़नी पड़ी। आद्या की हालत तो ऐसी हो गई थी, काटो तो खून नहीं। वह अपनी सास को ऐसे ही गांव की गंवार समझती रही थी, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आने की वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसने वीणा जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मम्मी जी, वैसे तो मैं माफ़ी के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी बेटी समान हूँ, इसलिए अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने नादानी में आकर कितनी सारी गलतियाँ की हैं और आपको अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन जब मैं उन बातों के बारे में सोचती हूँ तो बड़ी अफसोस होती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। आपने तो हमेशा बड़प्पन ही दिखाया, लेकिन मैं मूर्ख आपके प्यार
को समझ नहीं पाई और बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं समझ गई हूँ कि आप एक सास नहीं, माँ का दर्जा पाने योग्य हैं, इसलिए मैं आपको अपनी माँ की दर्जा दूँगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसे सासू माँ मिली है। वीणा जी अपने पैरों में गिरी अपनी बहू को उठाकर अपने गले से लगा लेती हैं और उसे माफ़ कर देती हैं। आद्या को वीणा जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हुए देख चिराग भी प्रसन्न हो जाता है। आद्या ने चिराग से भी माफ़ी मांगी तो उसने कह दिया, अरे आद्या, तुमने माँ से माफ़ी मांग लिया ना, तो मैं तो वैसे ही खुश हो गया, क्योंकि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को भगवान का सम्मान देता हूँ। अगर मेरा भगवान खुश तो मैं खुश। चिराग की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और वहाँ चारों ओर हंसी खुशी का माहौल हो गया। शादी भी पूरी तरह से खुशियों भरे माहौल में संपन्न हो गई। सभी मेहमान वीणा जी को बहुत तारीफ कर रहे थे कि धीरे धीरे आद्या के स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। अब वह अपनी सास के मान सम्मान को सर्वोपरि रखना सीख गई है और घर के हर काम से अपनी सास का हाथ बटाती। आद्या के साथ काम करते करते हुए देख इधर उधर की बात करते हुए वीणा जी का समय खुशी खुशी कटता जाता। आद्या तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीणा जी से उस समय की बातें पूछती रहती जब वह दरोगा की पोस्टिंग पर थी। दरोगा बनने से पहले और बाद तक की उनकी सारी बातें, सारी आप बीती वह रोज़ की किसी न किसी रूप में पूछ लेती। वीणा जी को भी अपनी बहादुरी के किस्से बताने में बड़ा मज़ा आता। चिराग दोनों सास बहू को माँ बेटी की तरह बातें करते हुए देखकर बहुत खुश होता। उसे अपनी माँ की समझदारी पर बहुत ही गर्व महसूस होता कि उसकी माँ ने रास्ते से भटकी हुई बहू को रास्ते पर ही ला दिया। धन्यवाद। आपको स्टोरी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब